धुरंधर 1 ने अपनी रिलीज के बाद एक बहुत बड़े इकोसिस्टम, एक अमन की आशा गैंग, एक बॉलीवुड के अंदर किस तरह की मूवी बनेगी वो कंट्रोल गैंग, एक क्या आर्ट है क्या सिनेमा है हम ये डिसाइड करेंगे वो गैंग में बहुत बड़ा पैनिक क्रिएट किया था। बहुत बड़ा उनके अंदर टेंशन क्रिएट की थी। वो फिल्म रिव्यूअर्स जो 1 स्टार 1.5 स्टार दे रहे के बाद में पब्लिक ने उनको किस तरह उधेड़ा था, मजाक उड़ाया था, किस किस तरह पब्लिक ने बताया था अरे कुछ तो शर्म करो, ऐसी मूवी को आप 1.5 स्टार दे रहे हो और अपने परिवार की जब मूवी बनती है तो उसको 5-5 4-4 8-8 50 स्टार दे पाओ तो वो भी स्टार दे दोगे। वो लोग धुरंधर 2 का जो ट्रेलर आया उसके बाद उनका मेल्ट डाउन, उनका पैनिक देखने वाला है। उसमें अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजी बन रही है। कुछ लोग इस इकोसिस्टम के तो लिटरली मैं बोलना चाहता हूं कि किस तरह घुटनों के बल आ गए हैं, किस तरह सरेंडर कर दिया है, किस तरह जो बोलते हैं कोऑप्ट जुड़ना चाहते हैं, और कुछ कहना चाहते हैं नहीं नहीं धुरंधर 1 तो एक फ्लूक हिट हो गई थी, वो तो पता नहीं कैसे चल गई, वो तो हिंदुत्ववादियों ने चलवा दी और धुरंधर 2 फ्लॉप होने जा रही है। और कुछ वेट एंड वॉच कर रहे हैं, जैसे धुरंधर 1 के बाद बहुत लोगों ने वेट एंड वॉच किया था, फिर धीरे धीरे पब्लिक सेंटिमेंट से जुड़े थे। पर ट्रेलर आप सबने देख लिया होगा, मैं ट्रेलर की बात करने नहीं आया हूं, मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है ट्रेलर के अंदर डिस्कस करने में। मुझे इंटरेस्ट क्या है कि मूवीज कई बारी भारत की एक रियलिटी रिफ्लेक्ट करती हैं और कई बारी वो ऐसी बनाई जाती हैं कि भारत की एक रियलिटी को छुपाया जाए। आपने देखा है शुरू से किस तरह भारत के अंदर सिनेमा और पॉलिटिक्स का एक मिश्रण रहा है। आपने देखा है किस तरह जब उनका मन था दिखाने का तो बनिए को ग्रीडी दिखाते थे, किस तरह कुछ जातियों को डाकू दिखाते थे, किस तरह आपको पता है कुछ जातियों को ऐसे दिखाते थे कि मंदिर कैप्चर करके बैठे हैं, किस तरह आपको पता है कुछ जातियों को ऐसे दिखाते थे कि समाज में जो गलत हो रहा है वो इन जातियों की वजह से हो रहा है, किस तरह कई बारी जातियों की जगह छोड़ के वो सीधा आके बोलते थे हिंदू समाज ही किस तरह गलत काम कर रहा है। किस तरह वो मूवीज बनी है जहां पे सिनेमा के नाम पे मॉकिंग की जाती थी देवी देवताओं की, आपको वो सारी हिस्ट्री पता है। वो हिस्ट्री और वो जो एक ट्रेंड था पिछले सालों में कई मूवीज ने तोड़ा है और एक रियलिटी दिखाने की कोशिश की है और एक रियलिटी सक्सेसफुली दिखाई है अलग अलग सब्जेक्ट्स पे। यहां पे जो सब्जेक्ट है वो है पाकिस्तान प्रेम की रियलिटी। वो सब्जेक्ट है जो अमन की आशा गैंग दिखाता है और उसकी रियलिटी चूर चूर करी है। वो सब्जेक्ट है जो कहता है कि मूवी के ऊपर एक सेकुलर वीटो है कि अगर आप मूवी में जो सच्चाई है, कौन भारत में आतंक करता है उनको आइडेंटिफाई करके करेंगे, कौन कहां से देश से आता है भारत के अंदर हमला करने के लिए, कौन सा देश भारत में टेरर स्पॉन्सर करता है, वो सब की आप एक्चुअल सच दिखाएंगे तो आपकी मूवी ही नहीं चलेगी। इस मूवी ने धुरंधर पार्ट 1 ने वो वीटो को तोड़ा है और जब समाज में एक बड़ा चेंज आता है तो वो डिस्कस करना जरूरी होता है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट मूवी बन गई। इसलिए इंपॉर्टेंट मूवी नहीं है कि इसने 1200 करोड़ कमा ली है या 1300 करोड़ कमा ली है या 1500 करोड़ कमा ली है। इसलिए इंपॉर्टेंट मूवी नहीं है कि नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई तो ग्लोबल 1 बन गई 2 बन गई, इस सबके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बात है समाज में सच्चाई, और वो सच्चाई जो एक पर्दे के पीछे, और उसके पीछे बहुत सारे पर्दे थे, उन पर्दों को तोड़ के सामने आई है। सबसे पहले तो गेट कीपर फिल्म रिव्यू का पर्दा था, वो तोड़ के आई है। दूसरा जो मैंने बोला मनी का पर्दा था, मनी का पर्दा क्या था, चलो इसी से बात शुरू करते हैं। वैसे ट्रेलर की भी कुछ बातें करूंगा जिसमें कई संकेत हैं और कई रियलिटीज हैं जो आपको ट्रेलर में नहीं दिखेंगी, पर रियल लाइफ में क्या है वो आपको पता होना चाहिए। डायरेक्टर नहीं बोल सकता खुल के रियल लाइफ है, पर जो फाइन डिटेलिंग करी है, जो फाइन डिटेलिंग करी है आदित्य ने, वो डिटेलिंग के पीछे की कुछ स्टोरीज भी हमें समझनी चाहिए। तो पहला वीटो क्या था भाई, किसी चीज की कमर तोड़नी हो तो उसका फाइनेंस तोड़ दो। फाइनेंस कैसे तोड़ा जाता था? फाइनेंस तोड़ा जाता था, गल्फ के अंदर बहुत पैसा है, पाकिस्तान में मूवी रिलीज होगी बहुत पैसा है, गल्फ में कितने सारे इंडियंस रहते हैं, गल्फ के अंदर कितने सारे लोग मूवीज देखने जाते हैं और कितने सारे देश हैं। तो धुरंधर 1 को गल्फ नेशंस के अंदर बैन कर दिया गया था। बैन, कितनी बड़ी मार्केट बाहर हो गई, क्योंकि गल्फ में सिर्फ इंडियंस नहीं देखते। पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को पैसा ना हो, गल्फ में तो कुछ पाकिस्तानी कमा पाते हैं पैसा, कुछ पाकिस्तानी उस पैसे को एंजॉय कर पाते हैं, कुछ पाकिस्तानी उस पैसे से मूवी देख पाते हैं। तो गल्फ ने मूवी को बैन कर दिया था। वो बैन खत्म हो गया, वो बैन हट गया नहीं, वो बैन रहा,
वो बैन रहा, वो बैन नहीं हटा, पर रिजल्ट क्या हुआ? वो वीटो टूट गया, क्योंकि उस बैन के बावजूद ये हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी मूवी बन गई, जो मल्टीपल लैंग्वेजेस में भी उस समय रिलीज नहीं हुई। शायद इन्होंने भी, मेकर्स ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर रिलीज करें, उसके खर्चे आते हैं, सेकंड पार्ट के आपको पता है वो सब जुड़ेगा। बट पहले पार्ट में इतनी बड़ी हिट हुई कि भारतीयों ने वर्ल्ड में कहीं भी हो, यूएस में हो, यूके में हो, इंडिया में हो, मिडिल ईस्ट में हो, किसी भी जगह पे हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, उन्होंने प्रूव कर दिया कि ये गल्फ के वीटो की जरूरत नहीं है। वैसे उस वीटो का डर देखिए, इस मूवी का डर देखिए कि बहुत सारी मूवीज अब रिलीज नहीं हो रही हैं। वो मूवीज के नाम आपको पता होंगे, जानना शुरू कीजिए। वो मूवीज जो रिलीज नहीं हो रही हैं, ये बहाना देके कि गल्फ के अंदर वॉर छिड़ गई है तो ये मूवीज रिलीज नहीं हो रही। कुछ लोग कह रहे हैं ये रीजन नहीं है, रीजन उसके पीछे ये है कि जितनी बड़ी हिट धुरंधर हुई है, कोई उससे पंगा ही नहीं लेना चाहता। मूवीज लाइक टॉक्सिक, पैराडाइज, भूत बंगला, अल्फा। अल्फा की तो कहानी और ही अलग है, बहुत विचित्र है। अल्फा आपको पता है यशराज फिल्म से आ रही है। इसके अंदर कौन है? आलिया भट्ट मेन स्टार है। और ये यशराज फिल्म का जो पूरा यूनिवर्स है, वो यूनिवर्स क्या दिखाता है? अमन की आशा, इंडियन स्पाई, पाकिस्तानी स्पाई, बिकिनी के अंदर बेशरम रंग, उन दोनों के बीच में प्यार होगा ही होगा, रोमांस होगा ही होगा, चाहे वो टाइगर हो, चाहे वो टाइगर जिंदा हो, चाहे वो टाइगर मर गया हो, चाहे वो टाइगर केज में हो, चाहे वो टाइगर हो या टाइगर ना हो, पर एक रोमांटिक एंगल तो बनता ही बनता है। और कुछ बिकनी के शॉट्स या कुछ नेवल शॉट्स या कुछ डांस शॉट्स नहीं आए तो भाई स्पाई मूवी कैसे हो सकती है? स्पाई मूवीज की तो इनके हिसाब से ये कल्पना है कि रोमांटिक जगहों पे रोमांस करने से आप टेरर ऑपरेशन सॉर्ट आउट कर लेते हैं दोनों देशों के बीच में। और अंत में तो बहुत बारी एक पिछली जो लॉबी चलती थी जिसमें टेररिस्ट कहीं ना कहीं एक इंडियन ही हो जाता था। मैं हूं ना कितनी बड़ी हिट हुई थी, पर आपको रियलिटी पता है कि क्या उसकी एक डिपिक्शन करने की कोशिश की गई थी। यहां पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहां पे कॉन्फिडेंस देखो, टॉक्सिक बहुत बड़ी मूवी है, बहुत बड़े स्टार की मूवी आ रही है, नथिंग ऑन द मूवी, मुझे कोई कमेंट नहीं करना उस मूवी पे, पर रीजन दिया जा रहा है कि वो मूवी मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के लिए हटाई जा रही है। पर आप देखिए धुरंधर 2 का कॉन्फिडेंस, उन्होंने पहले पार्ट में बोल दिया था हम 19 मार्च को रिलीज करेंगे। बहाना था कि अब हमने मैनेज कर ली हैं चीजें, हम 19 मार्च की जगह, ये तो एक्ट ऑफ जो वॉर चल रहा है वहां के अंदर, उसके अंदर तो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं इन्फोर्स हो सकते, पता है आपको? कॉन्ट्रैक्चुअल चीजों के अंदर अगर वॉर छिड़ जाए या अर्थक्वेक आ जाए या फायर सुनामी हो जाए, तो मैं लीगल बात आ जाता हूं, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ना सस्पेंड हो जाते हैं। क्लॉजेस होते हैं उसके अंदर कि भैया फोर्स मेजर हो गया, किसी की प्रिडिक्शन में नहीं था, ये हो गया, तो ये क्लॉजेस नहीं एप्लीकेबल होंगे। बट धुरंधर का कॉन्फिडेंस धुरंधरों वाला है, वो इस समय भी रिलीज हो रही है क्योंकि उसने गल्फ का वीटो खत्म कर दिया। कितनी बढ़िया चीज हुई है। इसके आप आगे के परिणाम देखिए, अगली बार जो डायरेक्टर बना रहा है मूवी, उसको पता है मुझे गल्फ को नहीं प्लीज करना, मेरे को पाकिस्तान को नहीं प्लीज करना। पाकिस्तान के अंदर तो जो पहली मूवी थी उसके लिए भी कुछ लीगल एक्शंस हो रहे थे, मैं बताऊंगा आपको, पर मुझे मूवी बनानी है अपने देश के लिए। पाकिस्तान में क्या हुआ कभी सुना है आपने? सलमान शाहरुख खान की मूवीज के लिए एफआईआर हो रही हो, यहां पे पिटीशन दर्ज हुई कि एफआईआर रजिस्टर की जाए क्योंकि जो पार्टी है उसको गलत तरह दिखाया है। इसमें वो संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, रणवीर सिंह, सबके ऊपर एफआईआर चाह रहे थे, वो एफआईआर चाह रहे थे। और वैसे देखो अमन की आशा में अगर उनके टाइप की मूवीज बनती है, कितने बड़े बड़े स्टार्स, वहां कितने बड़े स्टार्स हैं। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में कुछ बहादुर, बहुत बहादुर दिखने वाले, बहुत दबंग दिखने वाले मूवी स्टार्स, आप नाम डाल दीजिएगा समझ जाए किसकी बात कर रहा हूं। तो कितने बहादुर दबंग दिखने वाले मूवी स्टार्स, जैसे ही लगा सीज फायर होगी है तो भागे भागे आए, सीज फायर, वेरी गुड, ऐसे ही किया था ना, कितनी बढ़िया बात होगी, सीज फायर होगी, जंग चल रही है, हमारे देश की सेना लड़ रही है, तब मुंह में दही जमी हुई है। जैसे ही लगा सीज फायर होगी आ गया कमेंट, और जैसे ही लगा अरे नहीं सीज फायर नहीं हुई क्योंकि एक दो झटके और हो सकते हैं, एक दो चीजें और होती हैं, तो वो ट्वीट डिलीट करके दुम दबा के भागे। ये लोग बनते हैं, अरे हम कितने बहादुर हैं। बहादुर ये नहीं होता, बहादुर ये होता है, एग्जाम्पल दे रहा हूं कि गल्फ इतनी बड़ी मार्केट है, मूवी बैन हो तब भी समय पे रिलीज होगी, जंग हो जाए
तब भी मूवी समय पे रिलीज होगी। अब इसमें दिखाई क्या चीजें, डिटेलिंग पे आना चाहता हूं मैं, क्योंकि ये डिटेलिंग बहुत जरूरी है, पीक डिटेलिंग बहुत जरूरी है इस मूवी के अंदर। पहली जो पीक डिटेलिंग है इसके अंदर, जहां पे वो लाइन दिखाता है पाकिस्तानी टेररिस्ट को बोलते हुए जब उसने जहाज को किडनैप किया था, हिंदू डरपोक होते हैं, तो 3-4 बारी आपको पता है वो लाइन भी जाती है। और ये जहर हमारी नसों में, हमें बोल बोल के, किताबों में लिख लिख के पढ़ाया गया है। ये मेरे वर्ड्स हैं, ये मेरा मानना है, ये मेरी इंटरप्रिटेशन है कि जो हमें पढ़ाया गया कि ये हम एक नॉन वायलेंट देश हैं, ये हमारी नसों में जहर भरा जाता है क्योंकि हम बहादुर देश हैं। पर डिटेलिंग देखिए, एक तरफ वो कहते हैं हिंदू डरपोक है और दूसरी तरफ किस तरह दे धनादन दे धनादन दे धनादन दे धनादन, जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो मेन लीड है, वो किस तरह बजा बजा के मार रहा होता है पाकिस्तानी टेररिस्ट को। क्योंकि ये मुझे लगा बहुत जरूरी है उस लाइन के साथ, एक एक्सट्रीम लाइन जो आप सब शायद आपके पेरेंट्स बचपन से सुनते आए होंगे, बोलते आएंगे हम तो बड़े नॉन वायलेंट है। और ये ब्रेन वॉशिंग होती है। आप 500 बारी कोई चीज बोले तो वो आप ब्रेन वॉश कर देते हैं कि हाँ भैया हम तो बड़े नॉन वायलेंट है जी, हम तो बड़े नॉन वायलेंट है। कहां से नॉन वायलेंट है भाई? हम तो वो थे कि नारी सम्मान के लिए महाभारत हो जाती है, नारी सम्मान के लिए आपने पता है रामायण हो जाती है, और यहाँ पे आप बोल देते हैं कि हमारे देशों पे अटैक हो रहा है, पहलगाम पे टेररिस्ट इस तरह घुस के मार रहे हैं, 26/11 कर रहे हैं, और हम तो नॉन वायलेंट देश हैं। कहां से, कब से, कैसे? सिर्फ एक एजेंडा के अंदर थे। मुझे ये अच्छी लगी, पता नहीं डायरेक्टर की क्या इंटरप्रिटेशन थी, मेरी ये, और मुझे लगता है सही थी, क्योंकि किस तरह उन्होंने ये एक्सट्रीम्स दिखाए कि हिंदू डरपोक होते हैं और किस तरह जसकीरत सिंह रांगी फिर बजा बजा के मारा। अब जसकीरत सिंह रांगी को आप देखिए, मुझे बड़ी इसमें एक और डिटेलिंग अच्छी लगी। इसको रखिए आप स्क्रीन पे, आराम से रखिए, इसको दोबारा डाल दीजिए बड़ी स्क्रीन के ऊपर। जसकीरत सिंह रांगी की आपने एक चीज नोट करी डिटेलिंग के अंदर, वो ये करी कि पहला वर्ड क्या है, जे। अब एब्रीवेशन क्या होती है? एब्रीवेशन होती है जब आप एक पहला पहला वर्ड डाल दीजिए, तो पहला वर्ड जे, दूसरा एस, तीसरा आर, जे एस आर। और क्या नारे लगते हैं भारत के अंदर कितनी बारी? जय श्री राम। कितने नारे लगते हैं? अब क्या ये डिटेलिंग थी? क्या ये एक्सीडेंट था? क्या ये सोचा गया था? भाई इतनी बड़ी मूवी में कुछ भी एक्सीडेंट तो होता नहीं। ये मुझे लगा, पता नहीं आपको क्या लगा, आप जरूर सोचिए, पर मुझे बड़ा ये इंटरेस्टिंग लगा कि शॉर्ट फॉर्म, ये एब्रीवेशन क्या बनेगी इसकी। पर यहाँ पे मत रुकिए, यहाँ पे तो एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, इसके आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे अब कुछ कहानियां भी हैं आपकी, फिर मैं ये कहानियां सुना के वापस बॉलीवुड के रिएक्शंस पे आऊंगा, क्योंकि मैंने बोला ना शुरू के अंदर, कुछ लोग घुटनों के बल कैसे सरेंडर करे हैं, कुछ लोग कैसे मक्खन लगा रहे हैं, और कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं कि मूवी फ्लॉप हो जाए। पर दूसरी डिटेलिंग आती है, आपको पता है पिछले कुछ सालों से भारत ने एक पॉलिसी बनाई है, द पॉलिसी ऑफ अननोन मैन। अननोन मैन की पॉलिसी क्या है कि हर चीज ओपनली नहीं करनी होती। भारत के दुश्मन खत्म होने चाहिए। भारत के दुश्मनों को खत्म करने के लिए हमने बार बार पढ़ा और सुना कि पाकिस्तान के अंदर एक टेररिस्ट मारा गया, फिर सुना 2 मारे गए, फिर सुना 4 मारे गए, फिर सुना 10 मारे गए, फिर सुना 50 मारे गए। अलग अलग गिरोह के, कोई जैश ए मोहम्मद का, कोई लश्कर ए तैयबा का, कई लोग फाइनेंसर ऑफ टेरर मारे गए। फिर सुनने में आया बीच में कनाडा के साथ रिश्ते आपको पता है कैसे हो गए थे, खराब हो गए थे, अब तो बहुत अच्छे हो गए हैं जब से ट्रूडो हटा है सॉरी, और जो नया प्राइम मिनिस्टर आया है वो किस तरह भारत की तारीफ कर रहा है, किस तरह बताता है कि भारत से रिश्ते अच्छे करने में उनको इंटरेस्ट है, किस तरह वहाँ की यूनिवर्सिटीज जो पहले स्टूडेंट्स नहीं चाह रही थी वापस, देखो शक्ति आप में होगी, लोग घुटनों के बलाएंगे। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अब वो यूनिवर्सिटीज यहाँ पे आके बैक कर रही हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स भैया कनाडा में पढ़ने आ जाएं, क्योंकि उनसे फंडिंग आती थी। ऐसे मेरी तो रिक्वेस्ट है, मूवी की बात नहीं है, प्लीज पढ़ने बाहर मत जाइए, इतने पैसे मत बर्बाद कीजिए। जाना भी है तो 7-8 साल हिंदुस्तान में काम करके किसी एक्चुअली बहुत जो आपकी कोर्स को स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी हो उसके अंदर जाइए, ताकि आप कमा पाए। वहां पे सारे लोन्स में मर रहे हैं। बट एनीवेज, ये बात हो रही थी कनाडा की, किस तरह वो चाहते हैं कि भैया आ जाओ, 50 लाख 1 करोड़ साल का खर्च दो हमारे पे। 1 करोड़ 50 लाख साल का खर्चने में आप धंधा शुरू कर लोगे ना, तो आपकी 3 पीढ़ियां पड़ जाएंगी आगे। प्लीज डोंट वेस्ट मनी। एनीवेज, तो वो भी आ गए। तो ये अननोन मैन क्या था? ये था अननोन मैन कि पाकिस्तान के अंदर भारत के दुश्मन एक एक करके जाए जा रहे हैं, एक एक करके खत्म हो रहे हैं। भारत का इसमें हाथ था क्या पता, भारत कभी ऑफिशियली नहीं बोलता, पर इजराइल तो ऑफिशियली बोलता है।
जब वो कहता है अगर हम पे हमला करोगे तो जिस बिल में छुपे हो उसमें ढूंढ के मारेंगे। यूएस तो कहीं से भी उठा लेता है, वो तो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लेता है। भारत कम से कम इस जर्नी, इस मूवी में तो वो जर्नी का एक पार्ट दिखाया है। भारत इस जर्नी पे कब से शुरू हो गया कि भारत के दुश्मन एक 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 करके जा रहे हैं, एक एक करके जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं और बहुत बढ़िया वे में खत्म हो रहे हैं। इस जर्नी की ये डिटेलिंग इस मूवी के अंदर आई। एक और डिटेलिंग इस मूवी के अंदर आई, वो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई है। आप मूवी के अंदर एक डायलॉग सुनते हैं जिसमें वो बात करते हैं मुर्दिके की, पाकिस्तान के अंदर की। अब ये क्या है, जब ये मूवी बन रही थी जब ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ था, नहीं हुआ था ना, उस मूवी के अंदर एक डायलॉग आता है इस शहर को लेके, इस जगह को लेके कि भैया जो ये हरकतें हो रही हैं ये यहाँ पे होती हैं और जो ये मुर्दिके है पाकिस्तान में, वहां पे इस ट्रेलर में दिख रहा है कुछ बड़ा काम होने जा रहा है। तो आप जानिए ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भारत ने जब स्ट्राइक्स की थी, प्रिसिजन सर्जिकल स्ट्राइक, तो एक बहुत बड़ी स्ट्राइक हुई थी लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर मुर्दिके में, पाकिस्तान में। अटैक एक रिटेलिएटरी स्ट्राइक थी क्योंकि जो पहलगाम में इन्होंने धर्म पूछ पूछ के, अमन की आशा वालों के लिए धर्म पूछ पूछ के आइडेंटिफाई कर करके लोगों को मारा था, तो ये के पीछे भारत ने टेरर कैंप्स पे जो इनिशियल स्ट्राइक थी, याद कीजिए, वो की थी। तो मोदी के ये अटैक ऑपरेशन सिंदूर का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। मजर के मरकज ए तैयबा जो हेडक्वार्टर्स था उसके अंदर था और वहां पे अनेकों मारे गए थे, अनेकों टेररिस्ट मारे गए थे। मूवी उससे पहले बनी थी, तो मूवी कितनी रियलिटी के क्लोज है, क्योंकि छुपी बातें नहीं है कि पाकिस्तान किस तरह टेरर करता है। तो ये जो हीरो है मूवी का वो वैसे ही उस जगह की बात करता है। पर रुक जाइए, यहाँ पे डिटेलिंग में थोड़ी कॉमेडी तो होनी चाहिए, कॉमेडी के बिना क्या मजा आता है। और मुझे पिछली मूवी में बहुत अच्छा रोल लगा था उस पॉलिटिशियन का जिन्होंने ये पूरा कॉमिक किया था। पीपीपी के नेता थे, फेमस एक्टर हैं, तो उन्होंने बहुत ह्यूमर दिया था। तो संजय दत्त के साथ एक सीन है, उस सीन में वो बोलते हैं इस घर की वाइट बतखें बड़ी सुंदर हैं, बड़ी गोरी हैं, बड़ी चिट्टी हैं, बट साथ ही साथ फिर वो उसका वाइट बतख का इंग्लिश में वाला जोक करते हैं। वो तो ऑब्वियस वाला जोक है कि वाइट बतख है या बट है या क्या बोलते हैं, वो इंग्लिश वाला जोक तो, पंजाबी इंग्लिश वाला जोक तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान की जो है भाषा का और इंग्लिश का किस तरह का वो उनका है वो छोड़ दीजिए, मैं उसको नहीं मानता। डिटेलिंग पता है आपको क्या है, इमरान खान के चक्कर में जो वहां पे 2023 के अंदर जनता सड़कों पे आई थी और जनता ने, आपको पता है कि हेडक्वार्टर्स आर्मी के उस पे अटैक कर दिया था, कॉर्प्स कमांडर के घर में घुस गई थी। क्या देश की सिक्योरिटी है जब कोर कमांडर के आप घर के अंदर घुस जाते हैं और उसके घर से बत्तखें, पीकॉक्स उठा के ले आते हैं। तो वो वहां पे जाके बोलते हैं ना बत्तखें कितनी अच्छी हैं, वो उसको एग्जाम्पल दे रहा है क्योंकि उनके जनता के पास खाने को कुछ हो ना हो, जनता जब कमांडर के घर घुसती है, सारी आर्मी की सिक्योरिटी तोड़ते हुए घुसती है, तो वहां से पीकॉक्स, बत्तख्स, पता नहीं डक्स, क्या क्या मिलता है और कहा जाता है बाद में उनको रोस्ट कर करके इन्होंने खाने में परोस के खाया। खैर ऐसे ही हैं ये, बट डिटेलिंग का लेवल देखिए। अच्छा यही डिटेलिंग में तो किया, डिटेलिंग के पीछे आपको पता है बहुत लोग कह रहे हैं अजीत डोभाल, अजीत डोभाल, अजीत डोभाल का क्या रोल है, किस तरह अजीत डोभाल को लार्जर देन लाइफ दिखाया। तो आपकी उनकी जिंदगी का एक किस्सा सुनना चाहिए। 7 साल वो पाकिस्तान में रहे थे स्पाई बन के। और ये डिफरेंस जान लीजिए, अगर आप डिप्लोमेटिक स्टाफ में होते हैं तो इंटरनेशनल लॉ के अंदर अगर आपको पकड़ भी लिया जाए तो आपके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती, आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है। पर अगर आप वहां पे डिप्लोमेट बन के ना हो, अगर आप एक तरह से वहां पे जमीन पे रह रहे हो, क्योंकि मैक्सिमम काम तो जमीन पे ही होता है, पकड़े जाओ तो आपको पता है आपका जीवन खत्म है। कोई भी देश में आप पकड़े जाओ एज अ स्पाई, एक तो कोई देश मानता नहीं है, दूसरा वो आपको हर तरह से टॉर्चर करते हैं, आपको पता है। 7 साल, 7 घंटे नहीं, 7 दिन नहीं, 7 महीने नहीं, 7 साल एक झूठ को हर समय जीना अंडर द प्रेशर। एक लाइन गलत स्लिप हो जाए तो आपका जीवन खत्म। पर आपके अंदर देश की सेवा का ऐसा भाव है, और अनेकों ऐसे हमारे ऑफिसर्स हैं। अजीत डोभाल जी पीक पे पहुंचे हैं तो हम उन पे फोकस कर रहे हैं, अनेकों ऐसे, तभी अननोन मैन, अननोन मैन जिनकी वजह से हम
नोइंगली अपनी फैमिली के साथ घर में आराम से सोते हैं। तो उन्होंने एक किस्सा सुनाया था जो जरूरी जानना कि कैसे चीजें पकड़ी जाती हैं, कितनी टेंशन है। वो कहते हैं कि एक बेगर के रूप में वहां बैठा हुआ था बूढ़ा आदमी, वो उनको देख के बोलता है मेरे साथ चलो, और वो कहता है कि अजीत डोभाल जी को कि आप तो हिंदू हैं, हिंदू हैं आप। अजीत डोभाल एक्सपर्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पाइज इंडियाज हैड, वो बोलते हैं मैं नहीं हूं। वो आदमी बोलता है नहीं आप तो हो, सोचो, पुलिस को रिपोर्ट कर दे, मिलिट्री को कर दे, आईएसआई को कर दे। उन्होंने पूछा कैसे पहचाना आपने? उसने रीजन दिया कितनी छोटी चीज की। उसने कहा कि जो कान है पियर्स्ड है और ये यंग हिंदू बॉयज की होती है, और ये आपने अगर है तो इसका मतलब आप हिंदू हो। तो उन्होंने बात को छुपाया, बोला नहीं मैं पहले हिंदू था, अब मैं कन्वर्ट हो गया हूं। आदमी वो नहीं माना, तो नहीं आप अभी भी हिंदू हो। फिर उसने दिखाया कि कैसे वो भी हिंदू है। उसने अपनी अलमारी छोड़ खोल के मूर्ति निकाली और उसने सजेस्ट किया कि भैया प्लास्टिक सर्जरी कर लो, जैसे मैंने पहचान लिया कोई और ना पहचान ले आपको। इतनी छोटी छोटी चीज से आपका पर्दा खत्म हो सकता है। आपको तो खाना है, पीना है, बोलना है, आपका एक्सेंट। मैं जहां से हूं मेरा एक्सेंट वहां से आएगा, और मैं खैर वो प्रिटेंशियस एक्सेंट करता भी नहीं हूं कि भैया अंग्रेजों का एक्सेंट डाल लो। हम जहाँ के हमारी भाषा बोलती है, बोलनी चाहिए, पर स्पाई को तो छुपानी है, उसको तो एक नई जगह की भाषा लानी है, नए देश का डायलेक्ट लाना है, नए देश का एक्सेंट लाना है। आपको पता है ना, कोई बंदा आंध्र प्रदेश से इंग्लिश बोलता है डिफरेंट होगी, पंजाब से बोलता है डिफरेंट होती है एक्सेंट, है ना, हरियाणा से बोलता है डिफरेंट होती है, महाराष्ट्र से बोलता है डिफरेंट होती है। सोचो वहां के आप जिस रीजन का दिखा रहे हो उस भाषा में आपको बात करनी। कितनी चीजें हैं जो गलत जा सकती हैं, कितनी डिटेलिंग की गई है। पर रुकिए यहाँ पे, आप थोड़ा बॉलीवुड पे वापस आते हैं, क्योंकि बॉलीवुड का पूरा सिस्टम टूट रहा है ना। किस तरह वो सिस्टम टूट रहा है, तो आप देखिए, तारीफ करने के लिए मूवी की मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, आती हैं आलिया भट्ट, बहुत जम जम के अपने इंस्टाग्राम पे वो फोटो डालती हैं, मूवी की तारीफ करती हैं, अच्छी बात है। साथ ही साथ विक्की कौशल तारीफ करते हैं, साथ ही साथ ऋतिक रोशन तारीफ करते हैं, वेरी। अब आप इसको किस तरह देखते हैं ये जानना जरूरी है, क्योंकि जब पहली मूवी आई थी शायद ही कोई बड़ा बिग 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 नेम था बॉलीवुड का जिसने मूवी की तारीफ की थी। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति था जो सामने आके खुले दिल से बोला था, और यही हुआ था कश्मीर फाइल्स के साथ। याद कीजिए, जब तक मैसिव हिट नहीं हुई थी किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली थी। पर धुरंधर तो अजीब बात थी, क्योंकि इसमें तो रणवीर सिंह है और ये सारे इकोसिस्टम का हिस्सा है। रणवीर सिंह की ये मूवी हिट हो सकती है, अगली हिट हो ना हो मुझे नहीं पता। कई बार सब्जेक्ट इतना अच्छा होता है, टाइमिंग इतनी अच्छी होती है। जैसे इसमें लाइफ लेसन भी है कि गेम के अंदर बने रहिए, आपको कुछ नहीं पता, आप गेम में बने रहिए। कब कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर आप जहां काम करते हैं जुड़ जाएगा, आपकी क्लॉसल हिट हो जाएगी, क्योंकि ये एक गुड प्लेस पे गुड टाइमिंग का बेनिफिट है। फ्यूचर मूवीज कैसी चुनते हैं, किस दिशा में जाते हैं, वो उनका जीवन है। बट इतने बड़े सो कॉल्ड सर्कल के स्टार के होने के बावजूद पहली मूवी की कोई तारीफ नहीं कर रहा था इस बारी आने से पहले। क्यों? क्योंकि अल्फा एक एग्जाम्पल है। लोगों ने कहा कि यश राज फिल्म्स का क्या होगा, क्योंकि उनकी तो फिल्म की बेस ही ये है, हिंदुस्तान का स्पाई पाकिस्तान का स्पाई साथ मिलकर काम करते हैं। उनकी बेस ये नहीं है कि मेजर इकबाल किस तरह गला काटता है, किस तरह टॉर्चर करता है, किस तरह इस मूवी में बोलता है कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ के डेस्क पे रखा मैंने वो जो भारत के एक वीर सैनिक के साथ उसने वॉर क्राइम किया, उसकी मैंने रखी वहां के अंदर। वो नहीं मानता ना, वो नहीं दिखाते यशराज वाले, वो तो दिखाते हैं बिकनी है। अब इस मूवी में तो एक बिकनी सीन नहीं है, तो आपकी जो पूरा इकोसिस्टम है ऑफ हीरोइंस, वो इकोसिस्टम ही खत्म हो गया। अब तो आपको एक्टर्स चाहिए होंगे, अब तो आपको जेंडर जो भी हो, एक्टर बोलो एक्ट्रेसेस बोलो, वो लैंग्वेज में आप जो भी बोलिए, मैं एक्ट्रेसेस बोल देता हूं। तो अब तो आपको जो एक्टिंग करने वाली एक्ट्रेसेस चाहिए होंगी। आपको स्किन शो के ऊपर हॉट लग जाए और लोग आके सीटी बजा दें पाकिस्तानी स्पाई के लिए, वो तो नहीं चाहिए। तो आपका तो पूरा ढांचा ही हिल गया। तो अब ढांचे के ऊपर दो ऑप्शन हैं। एक याद है वो फिल्म क्रिटिक अनुपमा चोपड़ा जो आई थी और आके किस तरह बाद में विक्टिम कार्ड खेला गया था कि हमें ट्रोल कर दिया गया, हमारे बारे में बुरा भला बोला जनता ने, हमने तो मूवी का रिव्यू अपने दिल से दिया, अपने दिमाग से दिया, अपने विवेक से दिया। अब दिल से दिया तो आपके दिल में किस देश के लिए प्यार है और क्यों दर्द हुआ वो दिख गया, और दिमाग से दिया तो फिर क्या ही बोलना कि आप क्या तरह की फिल्म रिव्यूअर हो कि आप जिस मूवी को फ्लॉप बता रहे हो, दुनिया उसको सुपर हिट मान रही है, और इतनी बड़ी हिट तो आपको दिख जानी चाहिए। एक होता है कि छोटी मोटी ऊपर नीचे हो गया,
इतनी बड़ी हिट अगर आपको नहीं दिखे तो फिर तो आपके दिमाग की और आपके वर्क के स्किल सेट्स पे जनता फैसला करेगी, पर वो बात भी नहीं है। एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मूवी जिसने बनाई बड़ी मेहनत करके बनाई, और उस पर बेस्ट जवाब देते थे एनिमल के वो संदीप रेड्डी वंगा, किस तरह धोते थे। आदित्य देयर इज डिफरेंट स्टाइल, वो बोलते हैं लेट माय बैट डू द टॉकिंग, लेट माय मूवी डू द टॉकिंग। मजा तो आता है संदीप रेड्डी वंगा, उन्होंने जो धोबी पछाड़ मार मार के इन क्रिटिक्स के बोला कि तुम मेरी मूवी पे रिव्यू कर दो, जो तुम्हारे मन में आता है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं तुम्हारे रिव्यू पे कमेंट कर दूं तो भाई मेरी तो 2 साल की मेहनत के तुम चीथड़े फाड़ दो तुम्हारा मन करे, तुम्हारे 15 मिनट की जो कमेंट है उस पर कोई कमेंट कर दे तो कैसे विक्टिम कार्ड खिल जाता है कि अरे अरे हमें सप्रेस किया जा रहा है, अरे अरे हमें बचाया जा रहा है। पर ये अब जो ट्रेंड आया नया, अब ये 3 जगह ट्रेंड मैंने बोला हो गया। एक जो कह रहा है कि पहली मूवी तो गलती से हिट हो गई थी, दूसरी का क्या होगा, पर रुकिए, दूसरी पे क्यों रुकिए, इस मूवी की एक और लाइन है, उस लाइन में 3 वर्ड्स हैं, वो 3 वर्ड्स में आप सोचिए कितना दम है, कितनी पावर है उन 3 वर्ड्स के अंदर, कितना हौसला ईंधन बदला, हौसला ईंधन बदला, करेज फ्यूल्स रिवेंज। रिवेंज के ऊपर आप रुकिए, मैं कुछ और पे जा रहा हूं। इसके अंदर है 3 वर्ड्स। पहली मूवी में क्या था, सबर नजर, पार्ट 2 आ गया, इसमें 3 वर्ड्स हैं। और बहुत लोग ट्विटर पे कह रहे हैं, बहुत लोग सोशल मीडिया में कह रहे हैं, शायद टीम ने ही रिलीज कर दी है क्योंकि आजकल तो वैसे ही फ्रेंचाइज का वर्ल्ड आ गया है, कि क्या इसके अंदर पार्ट 3 भी आएगा। बहुत लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे, क्या इसके अंदर पार्ट 3 भी आएगा, कि और पार्ट 3 की स्टोरीज तो रेडी हैं। तो क्या ये परपेचुअल एक जनरेशन डिफाइन, सब्जेक्ट डिफाइनिंग, एक तरह से ये जो पूरा माइंडसेट चेंजिंग आ रहा है कि हिंदू डरपोक नहीं है, भारतीय ठोक ठोक के मारेंगे, भारत के अननोन मैन मारेंगे, भारत जब सर्जिकल स्ट्राइक करेगा तो नोन हमारी आर्म्ड फोर्सेस मारेंगी। भारत के तुम्हारे वहां पे ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं कि तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे साथ कब क्या हो जाए। ये वाला भारत है, या फिर ये वाला भारत है जो अब एक एक करके परत दर परत खोल के सामने लाएगा, धुरंधर में लाएगा, पार्ट 2 में लाएगा, पार्ट 3 धुरंधर की आती है या किसी और स्टोरी के अंदर आती है, पर सब्जेक्ट तो यही रहेगा, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक हो या धुरंधर हो, अलग अलग रीजन, अलग अलग स्टोरी, अलग अलग चीजें, पर जड़ क्या थी, जो जड़ है टेरर की पाकिस्तान, उसके ऊपर स्ट्राइक होगा। और इसके अंदर एक ब्यूटीफुल बात है, पिछली मूवी और इस मूवी के बीच के अंदर एक चेंज आया है, अफगानिस्तान ओपन वॉर कर रहा है पाकिस्तान के साथ, ओपन वॉर। पिछली मूवी के वो गाने याद हैं कितने वायरल हुए थे, बलूचिस्तान के गाने कितने वायरल हुए थे। बलूचिस्तान ने पाकिस्तान के हर बड़े शहर, बलूचिस्तान के अंदर 2 दिन 3 दिन 2 घंटे हफ्ता अलग अलग बड़े बड़े शहरों पे बलूचिस्तान के कब्जा कर ली, आते हैं कब्जा करते हैं जाते हैं। पाकिस्तानी सरकार वहां से हट चुकी है, दे आर नॉट इन कंट्रोल, द रिट ऑफ द गवर्नमेंट डज नॉट रन देयर। तो वो एंगल्स हैं, क्या क्या आएंगे उसके अंदर। अंत में मैं खत्म करना चाहता हूं, एक बड़ी ये मूवी है जिसने बहुत चेंजेस लाई हैं, क्योंकि चेंजेस माइंडसेट की आई हैं, और माइंडसेट चेंजेस आर परमानेंट। हम नॉन वायलेंट लोग हैं, ये हमारे में एक माइंडसेट डाला गया है, मैं उसके स्ट्रांगली खिलाफ हूं। आप अगर खिलाफ हैं तो आप भी कमेंट कीजिए। और जो ये माइंडसेट और बहुत लोगों ने डाला है ओवर द इयर्स, ओवर द डिकेड्स, बिकॉज पर्पस सूट करता था, वो माइंडसेट चेंज हो रहा है। और नया माइंडसेट क्या आ रहा है, वो ये आ रहा है जो इस ट्रेलर का एक लाइन है कि पाकिस्तान की फ्यूचर का, किस्मत का फैसला भारत करेगा। वो जो पाकिस्तान की किस्मत का, फ्यूचर का फैसला भारत करेगा, वो एक रियलिटी थी, है और रहेगी। 47 में भी वो रियलिटी थी, 1971 में बांग्लादेश जब हमने बनाया पाकिस्तान का, 2 हिस्सों में किया, पाकिस्तान के पेपर्स तो उस समय भी जीत दिखा रहे थे। आपको पता है, 1 डे बिफोर द सरेंडर, पाकिस्तान डॉन न्यूज़पेपर की हेडलाइन पता है आपको, फियर्स फाइटिंग गोइंग ऑन, पाकिस्तान डिस्ट्रॉयज इंडियन टैंक्स, इंडियन एयर फोर्सेस। 8 घंटे उसके बाद सरेंडर कर रहे, ये है पाकिस्तान। बट एनीवेज, वो एक अलग दिन का सब्जेक्ट है। तो जो ये लाइन थी कि भारत डेस्टिनी का फैसला करेगा, मुझे लगता है वही लाइन सच है। बाकी आप देखिए, अगर आपको मूवी अच्छी लगे, मार्केट तो बदल गई है, चीजें तो चेंज हो गई हैं, मोर मूवीज लाइक दिस आर टू कम। अब बेटर यही है
ऐसी मूवीज की बॉलीवुड तारीफ कर दे, इनके साथ जुड़ जाए, इनको सपोर्ट करे और धीरे धीरे ऐसी मूवीज बनाना शुरू कर दे, तभी आप हिट होगे। नहीं तो ढूंढते रहो, ट्राई करते रहो, अमन की आशा वाली जो मूवीज आएंगी देखते हैं उनका क्या हाल होता है। भारत माता की जय।